यस, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। वेलकम टू एसडी कॉमर्स करियर। आइए नेक्स्ट आगे टॉपिक कंटिन्यू करते हैं अबाउट द एलएलपी एक्ट 2008 जो हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा था। इन द लास्ट लेक्चर मैंने आप लोगों को वहाँ पे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में एंड कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में हमने रीड आउट किया था एलएलपी एक्ट के अंदर। अब नया जो टॉपिक आपके सामने डिस्कस होने जा रहा है दैट इज ऑल अबाउट इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी, कि अगर आप अपनी एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करवाना चाहते हैं। अब यहाँ पे ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंस क्यों प्रोवाइड करेगा, क्योंकि सर ये जो हमारी एलएलपी है ये बेसिकली है स्टैट्यूट बेस्ड मतलब सर लॉ बेस्ड। एंड पार्टनरशिप में ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं था, पार्टनरशिप के अंदर आपकी रजिस्ट्रेशन करवाना कोई भी मैंडेटरी नहीं था, इसीलिए वहां पे आपने इनकॉर्पोरेशन के रिलेटेड कुछ नहीं पढ़ा। वहां पे जस्ट आपको क्या कहा गया, सर पार्टनर्स आपस में एक एग्रीमेंट बनाएं और आपकी एक पार्टनरशिप बन जाएगी। बट यहाँ पे स्पेसिफिकली सर एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए एक प्रोसीजर प्लस सेक्शंस एक्ट के अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेन किए गए, क्योंकि इसके ऊपर प्रॉपरली स्टैट्यूट बेस्ड प्रोविजंस क्या करेगी सर, इनकॉर्पोरेट करेगी। सो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, सबसे पहले सेक्शन 11 फॉर अ एलएलपी टू बी इनकॉर्पोरेटेड। सर अगर आप एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करना चाहते हो तो 2 और मोर पर्सन एसोसिएटेड फॉर कैरिंग ऑन अ लॉफुल बिजनेस, जैसे आप पीछे पढ़ के आए थे कि एलएलपी प्योरली प्रॉफिट मोटिव वाली होगी। दैट मीन्स अगर आप कोई चैरिटेबल पर्पस के अकॉर्डिंग टू कोई एलएलपी इनकॉर्पोरेट करना चाहते हो तो आप एलएलपी नहीं बना सकते। दैट मीन्स कम से कम 2 और मोर पर्सन वहां पे होने चाहिए एक लॉफुल बिजनेस के लिए जो कि प्रॉफिट मोटिव के लिए होगा। क्लियर। शेल सब्सक्राइब देयर नेम्स टू अ इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। यहां पे साइड पे आप लिखो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट का मतलब क्या हुआ सर, एलएलपी एग्रीमेंट। The incorporation document shall be filed in such manner with such fees as may be prescribed with the क्या लिखा हुआ है registrar of the state in which registered office of the LLP is to be situated। Sir here registrar का मतलब यहाँ पे क्या है, ROC, that is registrar of companies, क्योंकि registrar of companies को ही ये चार्ज प्रोवाइड किया गया। एंड स्टेटमेंट टू बी फाइल्ड, सर स्टेटमेंट अबाउट व्हाट, ठीक है हमने एक एग्रीमेंट बनाया, वो एग्रीमेंट को हमने इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट का नाम दिया एंड उस इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को हमने आरओसी के पास क्या करवाया, सबमिट करवाया। बट नाउ द स्टेटमेंट टू बी फाइल्ड देयर शैल बी फाइल्ड अलॉन्ग विद द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, मतलब ये तो जाएगा ही जाएगा, साथ में एक स्टेटमेंट भी जाएगी इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, जो भी वहां पे होगा, मेड बाय इधर कोई एडवोकेट, कोई कंपनी सेक्रेटरी सीएस या सीए या कॉस्ट अकाउंटेंट हु इज एंगेज, जो आपकी ये एलएलपी बनाने में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। एंड बाय एनीवन हु सब्सक्राइब्ड हिज नेम टू द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। वर्ड लिखा गया एंड, मतलब वन प्रोफेशनल प्लस वन पार्टनर। क्लियर। ये पर्सन एक इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के साथ एक स्टेटमेंट क्या करेंगे, फाइल करेंगे। क्लियर। एंड वो स्टेटमेंट आपको क्या प्रेस्क्राइब करेगी, दैट ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस एक्ट, दिस एक्ट का मतलब यहां पे क्या हुआ सर, एलएलपी एक्ट, कि इस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टू जो भी रूल्स मेड देयर अंडर थे वो सारे के सारे कंप्लाई किए गए इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के रिलेटेड टू, और जो भी इंसिडेंटल या प्रेसिडेंटल मैटर्स थे वो सारे के सारे हमने प्रॉपर वे से क्या किए, कंप्लाई। अब यहाँ पे सर ये हमेशा यही सारी वर्डिंग एज इट इज आपको कंपनीज एक्ट में भी मिलेगी, कि वहां पे आप एक प्रोफेशनल से प्लस वो जो पर्सन मेन सब्सक्राइबर होगा ये राइटिंग में लिख के दो कि आपने इस एक्ट की प्रोविजंस का प्रॉपर वे से कंप्लायंस किया विच आर रिलेटेड टू द या इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के रिलेटेड, ताकि कल को इनकॉर्पोरेशन के रिगार्डिंग आपकी कोई भी गलती अगर पता लगती है तो वो जो पर्सन सब्सक्राइबर होगा, वो जो प्रोफेशनल होंगे, दैट पर्सन बिकम लायबल, क्लियर, फॉर दोस एक्ट्स, उन एक्ट्स के लिए वो लायबल किए जाएंगे।
द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट शेल, अब जो आपने डीड बनाई, डीड काइंड ऑफ मींस एलएलपी एग्रीमेंट बनाया, वो शेल बी इन अ फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब, स्टेट द नेम ऑफ द एलएलपी, स्टेट द प्रपोज्ड बिजनेस ऑफ द एलएलपी, जैसे आप लोग पार्टनरशिप क्या बनाते हो, डीड, बिल्कुल पार्टनरशिप डीड, सेम आपके पास क्या होगी सर, एक एलएलपी एग्रीमेंट, एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस, name and address of each person who are partners of LLP, state and name of the person who are the designated partner. E point किसके ऊपर था सर, पार्टनर्स के ऊपर, एंड F पॉइंट किसके ऊपर था, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के ऊपर, उनका नाम, पता और एड्रेस जो भी है. कंटेन सच अदर इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द प्रपोज्ड एलएलपी एज में बी प्रेस्क्राइब्ड. जैसे आप पार्टनरशिप डीड में देखते हो कितने सारे क्लॉजेस वहां पे एक्सप्लेन कर रखे होते हैं सर, एज इट इज डिटो कॉपी आपकी किसकी बनेगी, एक एलएलपी एग्रीमेंट की. यस, इफ अ पार्टनरशिप मेक्स अ स्टेटमेंट एज डिस्कस्ड अबव विच ही नोन्स टू बी फॉल्स, क्लियर, कि जो अपने आप में गलत थी या डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू, क्लियर, shall be punishable. बेसिकली सर आपके ऊपर पनिशमेंट लगेगी, क्योंकि वो पर्सन एक गलत स्टेटमेंट आपको क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, जबकि उसको पता था कि वो इन्फॉर्मेशन सही नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन अपने आप में गलत है. shall be punishable with imprisonment, जेल, जो कि extend to 2 years, and स्पेशली वर्ड एंड, मतलब दोनों, फाइन भी लगेगा प्लस जेल भी होगी, with fine which shall not be less than 10,000 but which may extend to rupees 5 lakh. तो अगर इन शॉर्ट हम कहें सर 2 साल तक की सजा, क्लियर, अप टू, यह वर्ड लिखो यहाँ पे, अप टू 2 years प्लस 10,000 से लेकर, क्लियर, 10,000 से लेकर मैक्सिमम 5 लाख रुपीस तक का फाइन आपके ऊपर एप्लीकेबल हो सकता है. Incorporation by registration, कहता है when the requirements imposed by the clauses B and C of subsection 1 of section 11, कौन सा सर, ये वाले पॉइंट जो B और C, ये पॉइंट ऑफ सेक्शन 11 का सबसेक्शन 1, उसका क्लॉज B और C, क्लियर. अब लाइन दोबारा रीड करें. When the requirements imposed by clauses B and C of subsection 1 of the section 11 have been complied with, the registrar shall retain the incorporation document, and unless the requirement imposed by clause A of that subsection has not been complied with, he shall within a period of 14 days. सर जिस दिन आपने ये सारे compliances पूरे कर दिए, तो नॉर्मल सी बात है कि 14 डेज के अंदर अंदर मैं इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट जो आपने मेरे पास भेजा उसको रजिस्टर कर दूंगा, एंड एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दूंगा इनकॉर्पोरेशन का, जिसको शॉर्ट वर्ड बोलते हैं COI, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, क्लियर, एज LLP, कि आपकी LLP क्या हो चुकी है, रजिस्टर्ड हो चुकी. द रजिस्ट्रार may accept the statement delivered under clause C of subsection 1 of section 11 as sufficient evidence. जो वो स्टेटमेंट दी थी किसने सर, एक प्रोफेशनल ने प्लस एक सब्सक्राइबर टू द एग्रीमेंट ने, that the requirement imposed by clause A of that subsection has been complied with. मतलब मुझे इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि आपने LLP एक्ट के अंदर कोई कंप्लायंसेस जो थे वो पूरे किए या नहीं किए, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है. जो स्टेटमेंट उस प्रोफेशनल के द्वारा दी गई, जो स्टेटमेंट उस सब्सक्राइबर ने साइन करके दी सर, उसी के बेसिस पे, उसी को एज अ एविडेंस मानते हुए कि आपने सारे कंप्लायंसेस क्या किए, पूरे किए, मैं आपकी LLP क्या कर दूंगा, रजिस्टर्ड कर दूंगा. द सर्टिफिकेट इशूड अंडर दिस ऑफ सबसेक्शन 1 shall be signed by the registrar and authenticated by his official seal. मतलब सर ROC अपने साइन करके देगा, और ये अपने आप में एक कंक्लूसिव एविडेंस है कि हमारी LLP सर क्या हो चुकी, इनकॉर्पोरेट हो चुकी बाय द नेम स्पेसिफाइड देयर. सर्टिफिकेट में जो नाम लिखा होगा, नॉर्मल सी बात है सर, वो नाम क्या होगा जो हमारी LLP का हमने रखना था. नाउ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ LLP and change therein, that is section 13. Clear? Yes, every LLP shall have a registered office to which all the communications, clear, and notices may be addressed and where they shall be received. Clear? For the time being sir, नेचुरल सी बात है, MCA या ROC जो भी आपको नोटिफिकेशंस भेजेगा, वैसे तो नॉर्मल सी बात है सर, वो आजकल काम चलता है बाय मेल, बट अगर फिजिकली कोई डॉक्यूमेंट भेजना भी है तो कम से कम आप अपनी LLP का एक रजिस्टर्ड ऑफिस तो हमारे पास रजिस्टर्ड करवाओ.
ताकि हम उस पर सारे कम्युनिकेशन, सारे नोटिस क्या कर सके, भेज सके। अ डॉक्यूमेंट मे बी सर्व्ड ऑन LLP or a partner or a designated partner thereof by sending it by post under a certificate of posting or by a registered post or by any other manner as may be prescribed at the registered office पे अगर आपने भेज दिया, and any other address जो specifically declared किया जाएगा by the LLP। कई बार क्या होता है सर, अभी LLP ने अपना रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं चूज किया कि हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे होगा, तो फॉर द टाइमिंग हम उसको वर्ड बोलते हैं कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस। क्या वर्ड बोलते हैं, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, कि कम से कम इतना बता दो, चलो रजिस्टर्ड ऑफिस आपने अभी डिसाइड नहीं किया, कोई बात नहीं, फॉर द टाइमिंग आप हमें बता दो कि आपका कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस क्या होगा, ताकि हम ये सारे कम्युनिकेशंस, ताकि हम ये सारे नोटिसेस जो हैं आपके एड्रेस तक आपको पहुंचा सके। क्लियर? यस। LLP में चेंज द प्लेस ऑफ इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस, जैसे मर्जी करो, फाइल द नोटिस ऑफ सच चेंज विद द रजिस्ट्रार इन सच फॉर्म एंड मैनर एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड एनी सच चेंज शैल टेक इफेक्ट ओनली अपॉन सच फाइलिंग। ऐसा नहीं है कि अगर कल को मैंने अपना रजिस्टर्ड ऑफिस क्या करवा लिया, चेंज करवा लिया, तो मैं रजिस्ट्रार को नहीं बताऊंगा। जब तक रजिस्ट्रार के पास उस चीज की फाइलिंग नहीं होगी, दैट मीन्स अगर आपने चेंज इन कोई भी रजिस्टर्ड ऑफिस किया तो ये बात आपको ROC के पास क्या करवानी पड़ेगी सर, अपडेट करवानी पड़ेगी। जब तक आप इसको अपडेट नहीं करवाओगे सर, तब तक आपका ये इफेक्ट चेंज नहीं होगा, तब तक आपका रजिस्टर्ड ऑफिस वही रहेगा जो एज पर ROC के रजिस्टर में वहां पे लिखा हुआ है। इफ द LLP कॉन्ट्रावीन्स एनी प्रोविजन, स्पेशली इसके लिए अगर रजिस्टर्ड एड्रेस वाले केस में अगर आपने कोई भी प्रोविजंस का ब्रीच किया, इट्स एवरी पार्टनर एंड LLP एंड इट्स एवरी पार्टनर शैल बी पनिशेबल विद फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन, कम से कम, एटलीस्ट, अगर वर्ड कहें सर कम से कम 2000, जो एक्सटेंड हो सकता है 25,000 तक आपके ऊपर अप्लाई किया जाएगा। तो नॉर्मल सी बात सर, बेटर है कि जब भी आप अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चूज कर रहे हैं या कोई चेंज करने की बात कर रहे हैं, कोई अपडेट करने की बात कर रहे हैं, तो वो सारी अपडेशंस आप अपने ROC को क्या करवाएंगे, प्रॉपर वे से बताएंगे। अगर आप ROC के पास वो सारी इंफॉर्मेशन नहीं बताते, तो सर जो डाटा, जो रजिस्टर्ड एड्रेस क्लियर आपके ऑफिस का ROC के पास अपडेटेड है सर, वही आज भी रहेगा। तो अगर आप अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करवाना चाहते हो तो आपको वेरियस फॉर्म्स वगैरह फाइल करके आपको ROC को वो क्या करवाना पड़ेगा, अपडेट करवाना पड़ेगा। नाउ इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, अगर मैं कहूं सर चलो आज हमारी रजिस्ट्रेशन हो चुकी, तो रजिस्ट्रेशन होने का इफेक्ट क्या है, सेक्शन 14 कहते जी, ऑन रजिस्ट्रेशन LLP शैल बी बाय इट्स नेम बी कैपेबल ऑफ, किस बात के लिए, suing और being sued। मतलब अगर मैं आज रजिस्टर्ड हो चुका, इनकॉर्पोरेट हो चुका, मेरे पास सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, तो आज के बाद मैं किसी भी कंपनी को या किसी को भी स्यू कर सकता हूं और कोई भी पर्सन मुझे भी स्यू कर सकता है। इवन एक्वायरिंग, ओनिंग, होल्डिंग एंड डेवलपिंग और डिस्पोजिंग ऑफ प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल, टेंजिबल और इनटेंजिबल। मतलब सर हमारी LLP की जो भी प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को अपने नाम पे, ओन नेम पे क्या करना, ओन करना, होल्ड करना, डेवलप करना, डिस्पोज ऑफ करना, चाहे वो मूवेबल है, चाहे वो इमूवेबल है, चाहे टेंजिबल है या इनटेंजिबल है, कुछ भी कर सकता हूं, मेरे पास फुल अथॉरिटी है। क्लियर? फुल अथॉरिटी है मेरे पास। क्लियर? एंड नेक्स्ट इज हैविंग अ कॉमन सील इफ इट डिसाइड्स टू हैव वन। दैट मीन्स ये चीज आपके पास क्या है सर, ऑप्शनल, आपकी मर्जी, अगर आप कॉमन सील रखना चाहते हो तो रख सकते हो, अदरवाइज नहीं। डूइंग एंड सफरिंग सच एक्ट्स एंड थिंग्स एज बॉडी कॉर्पोरेट्स मे लॉफुली डू एंड सफर, क्योंकि सर आज के बाद मेरा स्टेटस एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह हो चुका। क्लियर? तो नॉर्मली मेरे पास सारे राइट्स अवेलेबल हैं, मैं जो मर्जी काम करूं, जो मर्जी एक्ट करूं, जो मेरे मन में आए, बिकॉज मेरी आज के बाद नॉर्मली क्या है सर, सेपरेट एग्जिस्टेंस।
क्लियर। इसीलिए ये सारे रजिस्ट्रेशन होने के बाद ये सारे इफेक्ट्स मेरे पास आ जाते हैं। तो वही चीज इन्होंने आपको यहाँ पे दी। फर्स्ट ऑफ ऑल चलो इफेक्ट्स तो इन्होंने डायग्रामेटिक वे से आपको समझा दिया यहाँ पे। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आपके पास वो समझा रहा है दैट इज नेम। सेक्शन 15 every limited liability partnership shall have either the words limited liability partnership or the acronym LLP as the last word of its name। आप अपनी LLP का कोई मर्जी नाम रखो, जो मर्जी नाम रखो, बट लास्ट में ये वर्ड्स साथ में लिखने जरूरी हैं। या तो कंप्लीट लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या LLP वर्ड साथ में लिखना जरूरी है। लाइक कंपनीज के केस में आप वर्ड क्या बोलते हो सर, कंपनीज के नाम के पीछे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लिखना होना जरूरी है। सेम केस किसके ऊपर प्रोविजन अप्लाई की गई, LLP के ऊपर, कि LLP के केस में भी आप अपनी LLP का नाम जो मर्जी रखो बट लास्ट में वर्ड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या LLP वर्ड लिखा होना जरूरी है। नो LLP shall be registered by a name which in the opinion of CG, क्लियर। अगर आपने अपनी LLP का नाम जो रखा वो सेंट्रल गवर्नमेंट की निगाह में, सेंट्रल गवर्नमेंट की ओपिनियन में क्या है, अनडिजायरेबल या आइडेंटिकल और टू नियरली रिजेंबल्स टू दैट ऑफ एनी अदर पार्टनरशिप फर्म या LLP या बॉडी कॉर्पोरेट, या जिसे कहें सर वो किसी दूसरे के साथ मैच करता है या किसी दूसरे ट्रेडमार्क एक्ट के अकॉर्डिंग टू वो रजिस्टर्ड है, तो हम सर वो नेम आपको अप्लाई नहीं करने देंगे। क्लियर। दैट मीन्स आपकी LLP का नाम ऐसा नहीं होना चाहिए जो अपने आप में अनडिजायरेबल हो या किसी से मैच करता हो या टू नियरली रिजेंबल्स या किसी ट्रेडमार्क एक्ट के अकॉर्डिंग टू वो रजिस्टर्ड हो, चाहे वो कोई पार्टनरशिप फर्म है, LLP है। हमें जस्ट इतना पता है कि उस नाम से कोई दूसरी पार्टनरशिप फर्म, कोई दूसरी LLP या कोई दूसरी बॉडी कॉर्पोरेट ऑलरेडी क्या करती है, एग्जिस्ट करती है, तो आपका LLP का वो नाम से रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल नहीं होगा। नाउ सर इन्होंने इसीलिए वहां पे क्या कर दिया, एक फॉर्म बनाया जिसका नाम दिया रन, रिजर्व योर यूनिक नेम, दैट इज रिजर्वेशन ऑफ नेम सेक्शन 16 के तहत अ पर्सन मे अप्लाई इन सच फॉर्म बेसिकली यहाँ पे है रन, रिजर्व योर यूनिक नेम, क्लियर, एंड मैनर एंड accompanied by such fees as may be prescribed। अगर आप वहां पे MCA की साइट पे जाके देखो mca.gov.in, क्लियर, वहां पे आपको ये फॉर्म्स अवेलेबल हो सकते हैं। अगर आपको मैं दिखाना चाहूं तो जस्ट अ मिनट, सॉरी, ये है जी हमारी ऑफिशियल साइट। आप अगर यहाँ पे जाएं MCA सर्विसेज में, MCA सर्विसेज के अंदर ये एक्चुअली ड्रॉप डाउन लिस्ट है, ये देखिए यहाँ पे ये रहा LLP सर्विसेज के अंदर। LLP सर्विसेज के अंदर आपके पास पड़ा है कौन सा, LLP सर्विसेज के अंदर ये नंबर 3 पे रन LLP के नाम से, ये इसकी बात कर रहा है। आपको ये साइट पे लगा हो ना लॉक मीन्स ये आपको प्रॉपर लॉगिन करने के बाद ये फॉर्म एप्लीकेबल होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे जाके सर ये सारा सिस्टम करना पड़ेगा, तब जाके आप LLP की रजिस्ट्रेशन दैट मीन्स रिजर्वेशन ऑफ नेम करवा सकते हैं। क्लियर। सो एज मे बी प्रिस्क्राइब टू द रजिस्ट्रार फॉर द रिजर्वेशन ऑफ नेम सेट आउट इन द एप्लीकेशन एज द नेम ऑफ द प्रपोज्ड LLP, कि आपकी प्रपोज्ड LLP का नाम क्या होगा, या फिर द नेम टू विच LLP proposes to change its name। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, या तो आप नई LLP बनाना चाहते हो इसीलिए फर्स्ट प्रोविजन ये लगेगी, या फिर आपकी LLP बनी हुई है बट आप उसका नाम चेंज करवाना चाहते हो तो आप इसमें जाएंगे। सो अपॉन रिसीट ऑफ एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन दिस एंड ऑन पेमेंट ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड फीस, इसको तो छोड़ेंगे नहीं, फीस तो लेंगे द रजिस्ट्रार में इफ ही सेटिस्फाइड, अगर मैं सेटिस्फाइड हुआ, एंड सब्जेक्ट टू द रूल्स प्रिस्क्राइब्ड बाय CG इन दिस मैटर, दैट
The name to be reserved is not one which may be rejected on any ground referred to in section 15. मतलब सर जो सेक्शन 15 में आप दो वर्ड्स बोल रहे थे कि वो वर्ड सर अनडिजायरेबल नेचर का है या आइडेंटिकल है, या आप वर्ड बोल रहे थे आइडेंटिकल और टू नियरली वो रिजेंबल करता है किसी दूसरे के साथ, दैट मीन्स सीजी की ओपिनियन में अगर ऐसा कुछ था एज पर सेक्शन 15 तो वो बेसिकली आपका नाम रजिस्टर्ड नहीं करेंगे। बट कहते हैं जी मेरे पास ऐसा कोई ग्राउंड नहीं है कि जिसके कारण मैं उसको रिजेक्ट करूं, इसीलिए मैं उसका नाम रिजर्व कर रहा हूं फॉर 3 मंथ्स कि 3 महीने के अंदर अंदर आप अपने बाकी डॉक्यूमेंट्स पूरे करो, बाकी कंप्लायंसेस पूरे करो और अपना COI हमसे ले जाओ, दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो मैंने आपका नाम 3 महीने के लिए वहां पे क्या कर दिया, रिजर्व कर दिया। जैसे कंपनीज के केस में कंपनीज का जो नाम रिजर्व होता है वो होता है फॉर 20 डेज। क्लियर? कंपनीज के केस में कितना होता है, 20 डेज। हाँ, LLP आजकल ट्रेंडिंग है, इतनी ज्यादा LLP कोई फॉर्म नहीं हो रही, इसीलिए इन्होंने वो नाम 3-3 महीने के लिए आपको अवेलेबल कर दिया। बट कंपनीज के केस में 3 महीने नहीं, कंपनीज के केस में वर्ड कितने चलते हैं वहां पे, सिर्फ 20 डेज। यस। नाउ चेंज ऑफ नेम ऑफ LLP। सर अब ये नेम चेंज करने की बात कहां से आई? कहता नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 15 एंड 16 where the central government is satisfied that LLP has been registered whether through inadvertence or otherwise, whether originally or by change of name, clear, under a name which कि आपकी जो LLP रजिस्टर्ड हुई, clear, under a name which is a name referred to in subsection 2 of the section 15। अब सेक्शन 15 कौन सा था सर? वही जो आप पीछे रीड करके आए थे, अनडिजायरेबल, और is identical or too nearly resembles with the name of any other LLP, body corporate or other name as to be likely to be mistaken for it। हम वहां पे आपको ये चीज अलाउ नहीं करेंगे क्योंकि सर आपका नाम किसी दूसरे के साथ मैच करता है या वो अनडिजायरेबल नेचर का। बट गलती से लगा लो या जैसे भी आपकी LLP रजिस्टर्ड हुई, हम आपको कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको डायरेक्ट करती है कि आप अपनी LLP का नाम क्या करो, चेंज करो, एंड द LLP shall comply with the said direction within। हम आपको 3 महीने का टाइम दे रहे हैं कि within 3 months after the date of direction, 3 महीने के अंदर अंदर आप अपनी LLP का नाम चेंज करके सारी प्रोविजंस को दोबारा कंप्लाई करो। क्लियर? तो सेंट्रल गवर्नमेंट की निगाह में चलो ठीक है सर, समटाइम्स क्या होता है ROC ने गलती से आपकी LLP रजिस्टर्ड कर भी थी, बट कल को रहेगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही सुप्रीम अथॉरिटी है ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर कुछ भी लगा कि आपका जो नाम रखा गया वो सेक्शन 15 के तहत या आइडेंटिकल है, टू नियरली रिजेंबल है या अनडिजायरेबल नेचर का है, तो वहां पे आपको 3 महीने का टाइम दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से कि 3 महीने के अंदर अंदर आप अपना नेम क्या करवाएं, चेंज करवाएं। यस, any LLP which fails to comply with the direction given under subsection 1 shall be punishable with fine which shall not be less than। जब आपको कहा है कि 3 महीने के अंदर आप अपनी सारी प्रोविजंस, ये नेम्स जो हैं आपने चेंज करो, 3 महीने का टाइम क्यों दिया ये भी सुन लो। क्योंकि आपकी LLP ऑलरेडी बन चुकी थी। अब सर एक बनी हुई LLP ने अपना नाम कहां कहां यूज किया हुआ है किसी को कुछ नहीं पता। क्लियर? इसीलिए हमने 3 महीने का टाइम दिया कि फर्स्ट ऑफ ऑल जहां जहां आपने अपनी LLP का नाम यूज किया हुआ है वहां वहां सब जगह हटा के आप नया नाम चेंज करवाओ। क्लियर? नया नाम वहां पे क्या करवाना, अपडेट करवाना। विच शैल नॉट बी लेस देन 10,000 तक का फाइन, जो एक्सटेंड हो सकता है 5 लाख तक। द डेजिग्नेटेड पार्टनर, इनको भी नहीं छोड़ेंगे, LLP के ऊपर तो लगेगा ही लगेगा, उल्टा जो उसके डेजिग्नेटेड पार्टनर हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनके ऊपर भी कम से कम 10,000 का फाइन विच में भी एक्सटेंड टू ₹1 लाख। तो ये जो पनिशमेंट्स हैं, काइंडली इन पनिशमेंट्स के ऊपर थोड़ा सा प्रॉपर फोकस लेके चलना, ये नहीं कि आप इसको इग्नोर करोगे। क्लियर? नाउ स्टेप्स टू इनकॉर्पोरेट LLP की बेसिकली LLP को इनकॉर्पोरेट करने के स्टेप्स क्या क्या हैं। सर सबसे पहले तो हम पढ़ चुके कि नेम रिजर्वेशन होगी। द फर्स्ट स्टेप to incorporate LLP is reservation of name. Application has to be filed in E-Form 1 for ascertaining availability and reservation of name of LLP business। फिर हम क्या करेंगे सर, इनकॉर्पोरेशन का प्रोसीजर शुरू करेंगे। आफ्टर रिजर्विंग अ नेम,
user has to file e-form 2 for incorporating a new LLP partnership. Clear? E-form 2 contains the detail of LLP proposed to be incorporated पार्टनर्स और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स. मतलब LLP एग्रीमेंट पहले नहीं बनेगा, सबसे पहले तो ई फाइलिंग होगी हर चीज की. पहले तो MCA से, दैट मींस ROC से हर चीज की क्या लेंगे, अप्रूवल. क्लियर? एंड कंसेंट ऑफ द पार्टनर्स, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स टू एक्ट एज पार्टनर ऑफ डेजिग्नेटेड जो भी हैं. क्लियर? तो सबसे पहले तो सारा काम चलेगा ऑनलाइन. क्लियर? आफ्टर दैट सर LLP एग्रीमेंट एग्जीक्यूट होगा. Execution of LLP agreement is mandatory as per section 23. LLP agreement is required to be filed with the registrar in e-form 3 within 30 days of incorporation of LLP. मतलब सर पहले incorporation होगी, after that LLP agreement बनाया जाएगा. क्लियर? आफ्टर दैट क्या बनाया जाएगा, LLP एग्रीमेंट बनाया जाएगा. तो नॉर्मल सी बात सर, यहां पे पहला स्टेप क्या था, नेम रिजर्वेशन. नंबर 2 क्या था, LLP को इनकॉर्पोरेट करना. एंड नंबर 3 क्या था, LLP एग्रीमेंट बनाना. क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज सर पार्टनर्स एंड देयर रिलेशंस. यहां पे सर मेरे को इतनी दिक्कत नहीं आने वाली, बिकॉज ऑलरेडी आप लोग पार्टनरशिप एक्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हो. क्लियर? मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस पार्टनरशिप एक्ट वाली यहां पे भी क्या होंगी, अप्लाई. हाँ, बस हमने थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है कि पार्टनरशिप के अंदर जो पार्टनर्स की लायबिलिटी होती है वो क्या होती है, अनलिमिटेड. एंड LLP के केस में आपकी जो लायबिलिटी होती है वो क्या होती है, लिमिटेड. यस. एलिजिबिलिटी टू बी अ पार्टनर्स ऑन द इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ LLP, द पर्सन जिन्होंने अपना नाम क्या किया, सब्सक्राइब किया, who subscribe their names to the incorporation document shall be its partners, and any other person may become a partner of the LLP and in accordance with the LLP agreement. मतलब सर और कोई अलग तरीका नहीं है, सिंपल सी बात, जो आपने एक एग्रीमेंट बनाया हुआ है, जिन लोगों ने उस LLP एग्रीमेंट को क्या किया, सब्सक्राइब किया, वो पर्सन बेसिकली एलिजिबल हैं हमारी LLP के पार्टनर बनने के लिए. रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स save as otherwise provided by this act the mutual rights and duties of the partners of LLP and the mutual rights and duties of a LLP and its partners. मतलब सर जितने भी पार्टनर्स ऑफ द LLP होंगे, पार्टनर्स के म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज क्या होंगे, एंड म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ LLP और उसके पार्टनर्स के क्या होंगे, shall be governed by purely LLP agreement जो बिटवीन द पार्टनर्स और बिटवीन द LLP एंड इट्स पार्टनर्स बनाया गया. क्लियर? प्योरली सर रिलेशन वहां से पता लगेगा. रिलेशनशिप मतलब सर राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, राइट्स एंड ड्यूटीज क्या होंगी, वो प्योरली कौन गवर्न करेगा, सर आपका LLP एग्रीमेंट. नाउ द LLP एग्रीमेंट एंड एनी चेंजेस इफ एनी मेड देयरइन शैल बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार. क्योंकि सर आप ये ध्यान रखो ना कि आपका ये LLP एग्रीमेंट किसके पास सबमिटेड है, ROC के पास सबमिटेड है. अगर कोई भी चेंजेस आप करोगे तो वो चेंजेस भी आपको किसको बतानी पड़ेगी, ROC को बतानी पड़ेगी. क्लियर? और फीस ले बिना नहीं. क्लियर? फीस फिर भी लेगा वो. एन एग्रीमेंट इन राइटिंग मेड बिफोर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ LLP बिटवीन द पर्सन हु सब्सक्राइब देयर नेम्स टू द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट मे इम्पोज ऑब्लिगेशंस ऑन द LLP provided such agreement is ratified by all the partners after the incorporation of the LLP. Clear? That means एक agreement in writing made before the incorporation, अगर जिसको मैं हल्का सा एग्जांपल दूं, इसको हम वर्ड बोलते हैं preliminary contracts. Preliminary contracts जो agreements before the incorporation वाले होते हैं उनको वर्ड बोलते हैं प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स. हु सब्सक्राइब बिफोर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ LLP बिटवीन द पर्संस हु सब्सक्राइब देयर नेम्स टू द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट मे इम्पोज ऑब्लिगेशन ऑन द LLP. वो LLP के ऊपर वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को क्या करेंगे सर, इम्पोज करेंगे, LLP को ट्रांसफर करेंगे. क्योंकि पहले तो आपकी LLP बनी ही नहीं थी. आज अगर वो बन चुकी है तो नॉर्मल सी बात है, मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट किए थे किसके बिहाफ पे, LLP के बिहाफ पे, तो मैं वो सारे ऑब्लिगेशंस किसको दूंगा, LLP को, प्रोवाइडेड
उस एग्रीमेंट को सारे के सारे पार्टनर्स क्लियर 100% कंसेंट के साथ क्या करें, एडमिट करें, तो वो ऑब्लिगेशन किसके ऊपर ट्रांसफर होगा, एलएलपी के ऊपर ट्रांसफर होगा। दैट मींस वो सारे एग्रीमेंट्स जो बिफोर द इनकॉर्पोरेशन वाले थे सर, आफ्टर इनकॉर्पोरेशन वो सारे पार्टनर्स एग्रीमेंट इन राइटिंग करके उसको क्या करें, रेटिफाई करें। रेटिफाई करने का मतलब अडॉप्ट करें। अगर सभी करेंगे तो वो ऑब्लिगेशन एलएलपी के ऊपर इंपोज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट एज टू एनी मैटर, the mutual rights and duties of the partners and the mutual rights and duties of the LLP and the partners shall be determined by the provisions related। याद करो सर, फर्स्ट शेड्यूल जो हमने यहाँ पे पढ़ा था स्टार्टिंग में, वहां पे लिखा हुआ था इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट। अगर आपके बीच में कोई भी ऐसा एग्रीमेंट नहीं है तो क्या म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज होंगी, वो कौन बताएगा, इस एक्ट का फर्स्ट शेड्यूल, इस एक्ट का फर्स्ट शेड्यूल। तो ये रिलेशनशिप था हमारा पार्टनर्स के बीच में, दैट इज सेक्शन एक मिनट जस्ट, दैट इज सेक्शन yes section 23। नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो गिवन है वो क्या चीज है सर, सिसेशन ऑफ पार्टनरशिप इंटरेस्ट, कि आपके बीच में जो पार्टनरशिप इंटरेस्ट है उस पार्टनरशिप इंटरेस्ट को कब सीज कर दिया जाएगा, कब वो सिसेस्ड माना जाएगा। अ पर्सन मे सीज टू बी अ पार्टनर ऑफ एलएलपी in accordance with an agreement with the other partners or in the absence of agreement with the other partner as to cessation of being a partner by giving a notice। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम क्या कहेंगे, आपके बीच में जो भी एग्रीमेंट बना होगा उस अकॉर्डिंग टू, एंड अगर नहीं बना हुआ तो बाय नोटिस इन राइटिंग ऑफ नॉट लेस देन 30 days। क्लियर, दैट मीन्स अपना रेजिग्नेशन लेटर कम से कम 30 days एडवांस में आपको देना पड़ेगा, जिसे आप वर्ड बोलते हो 1 month नोटिस, कि 1 month नोटिस आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। जब तक आप 1 month नोटिस प्रोवाइड नहीं करोगे तब तक वो प्रॉपर वे से वैलिड नहीं माना जाएगा। क्लियर, नाउ नेक्स्ट इज अ पर्सन shall cease to be a partner of LLP on his death or dissolution of LLP if he is declared of अब ये आ गया आपके साथ इनकेपेसिटी। अगर आप ध्यान से रीड आउट करो, वहां पे लिखा हुआ था कि कोई भी इंडिविजुअल, अगर आपको याद हो, इंडिविजुअल सर अगर वो अनसाउंड माइंड का है या वो अप्लाइड टू बी एडजस्ड या डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट है तो वो पर्सन क्लियर वहां पे पार्टनर नहीं बन सकता। तो मैं भी तो यही बोल रहा हूं कि अगर इफ इज डिक्लेयर्ड, आज वो अनसाउंड माइंड का हो गया या उसने अप्लाई कर दिया टू बी एडजस्ड एज इंसॉल्वेंट या डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट हो चुका, तो वो पर्सन बेसिकली उस एलएलपी का पार्टनर नहीं रहेगा। ही शैल सीज टू बी अ पार्टनर ऑफ एलएलपी। यस, वेयर अ पर्सन हैज सीज्ड टू बी अ पार्टनर, वेयर अ पर्सन हैज सीज्ड टू बी अ पार्टनर ऑफ एलएलपी, क्लियर, द hereinafter referred to as former partner, पहले वाला, the former partner is to be regarded as still being partner of LLP। नेचुरल सी बात है सर, वो पार्टनर जो हमारी LLP को छोड़ के चला जा चुका, वो फॉर्मर पार्टनर आज भी still being a partner काउंट किया जाएगा जब तक the person has noticed that the former partner has ceased to be a partner of the LLP। क्लियर, unless मतलब अगर तो जो पर्सन आज हमारे साथ डील कर रहा है, जो थर्ड पार्टी हमारे साथ डील कर रही है, दैट पर्सन हैज द नोटिस किस बात का, कि फॉर्मर पार्टनर हैज सीज्ड टू बी पार्टनर ऑफ द एलएलपी, कि वो तो छोड़ के जा चुका जी, या नोटिस दैट द फॉर्मर पार्टनर हैज सीज्ड टू बी पार्टनर ऑफ एलएलपी
पार्टनर ऑफ द LLP हैज बीन डिलीवर्ड टू द रजिस्ट्रार, या फिर जो नोटिस था कि फॉर्मर पार्टनर यहां से LLP को छोड़ के जा चुका, इस बात का नोटिस रजिस्ट्रार के पास डिलीवर्ड हो चुका। सर इन केसेस में, इन दो केसेस में, क्लियर, इन दो केसेस में वो पार्टनर नहीं माना जाएगा, अदरवाइज वो आज भी LLP का पार्टनर ट्रीट किया जाएगा। सिंपल सी बात सर, या तो थर्ड पार्टी जो डील कर रही है हमारे साथ उसको इस बात की नॉलेज है कि ये जो फॉर्मर पार्टनर था ये सीज्ड टू बी पार्टनर हो चुका, या फिर नोटिस दैट द फॉर्मर पार्टनर हैज सीज्ड हैज बीन डिलीवर्ड टू द रजिस्ट्रार। मैंने रजिस्ट्रार को इस बात का बता दिया था कि मैं आज के बाद इस LLP का पार्टनर नहीं रहा। क्लियर। अब वर्ड क्या था सर, अनलेस, मतलब अगर तो ये चीज है अलग बात है, नीचे वाले पॉइंट्स नहीं, अदरवाइज फॉर्मर पार्टनर ही हमारा स्टिल बीइंग अ पार्टनर माना जाएगा। नाउ द सेसेशन ऑफ पार्टनर फ्रॉम द LLP does not by itself discharge the partner from any obligation to the LLP or to the other partners or to any other person which he incurred while being a partner। सर आप डिस्चार्ज हुए, बट किसके लिए, फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के लिए, किसके लिए, फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के लिए, बट जो आपके टाइम तक के ट्रांजैक्शंस थी जब आप उसमें पार्टनर थे, उन पॉइंट्स के लिए तो आप आज भी क्या हो, लायबल हो। हम यहां पे बात कर रहे हैं कि आपकी लायबिलिटी किन पॉइंट्स के लिए सीज करेगी, सर उन पॉइंट्स के लिए जो फ्यूचर में होंगी, क्योंकि आज आप क्या कर चुके, सीज कर चुके, तो आज के बाद आपकी कोई लायबिलिटी नहीं है, बट आज तक जब तक आप पार्टनर हो तब तक तो आपकी लायबिलिटी रहेगी। वेयर अ पार्टनर ऑफ LLP ceases to be partner unless otherwise provided in the LLP agreement। हमें नहीं पता कि आपके एग्रीमेंट के अंदर क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ, बट प्रोविजन क्या कह रही है, वेयर अ पार्टनर ऑफ LLP ceases to be a partner, the former partner or a person entitled to his share in consequence of the death or insolvency of the former partner shall be entitled to receive। जैसे आप पार्टनरशिप में नहीं पढ़ते सर डेथ के केस में, कि डेथ के केस में या रिटायरमेंट के केस में क्या होगा, क्लियर, ये वही प्रोविजन है सारे। एन अमाउंट इक्वल टू द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, जितनी भी उसने करी, एंड हिज राइट टू शेयर इन द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, पुराने वाले प्रॉफिट्स में, आफ्टर द डिडक्शन ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस डिटरमिन्ड एज एट द डेट द फॉर्मर पार्टनर सीज टू बी द पार्टनर। क्लियर, मतलब जो भी तुम्हारा पुराने प्रॉफिट्स या लॉसेस में जो हिस्सा बनता होएगा सब कुछ काट कूट करने के बाद वो आपको दिया जाएगा। क्लियर, अ फॉर्मर पार्टनर और अ पर्सन entitled to his share in the consequence of that shall not have any right to interfere in the management of the LLP। ये मैंने आपको पार्टनरशिप के अंदर भी क्लियर किया था। अगर मेरा इंटरेस्ट किसी और को असाइन कर दिया गया, लाइक इन केस ऑफ डेथ, इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी या इन केस ऑफ रिटायरमेंट के टाइम मैंने अपना शेयर किसी को दे दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पर्सन के पास राइट टू इंटरफेयर आ गया, कि वो मैनेजमेंट ऑफ द LLP में दखलंदाजी करेगा। सर ऐसा कुछ भी अलाउड वहां पे नहीं है। क्लियर कॉन्सेप्ट। तो आपको अगर कोई इंटरेस्ट असाइन हुआ, अगर आपको कोई बेनिफिट्स असाइन किए गए, तो सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट्स आप रिसीव कर सकते हो, ना कि उनकी डे टू डे मैनेजमेंट में आप कोई दखलंदाजी करोगे। दैट मीन्स आपके पास ऐसा कोई राइट नहीं है कि आप वहां पे इंटरफेयर करोगे उनकी मैनेजमेंट ऑफ द LLP में। नाउ रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंजेस इन पार्टनर्स। सर अगर मान लो हमारे में कोई पार्टनर चेंज हुआ, तो अगर कोई पार्टनर छोड़ के चला गया या आज कोई पार्टनर नया एडमिट हो रहा है, तो उन केसेस में क्या होगा, रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंजेस इन पार्टनर्स, एवरी पार्टनर शेल इन्फॉर्म द LLP ऑफ एनी चेंज, कोई भी चेंज जो आपके नेम में, कोई एड्रेस में कुछ होगा, विद इन 15 days ऑफ सच चेंज। क्लियर। एंड LLP shall, where a person becomes or ceases to be a partner, file a notice with the registrar within 30 days from the date he becomes, या तो वो बना है पार्टनर या वो सीजेस कर, मतलब सर इन सिंपल वर्ड्स, अगर उसकी एडमिशन हुई या रिटायरमेंट हुई, रिटायरमेंट और डेथ, कुछ भी बोल सकते हो आप, सीजेस तो दोनों केस में हो सकते हैं ना, रिटायरमेंट और डेथ, तो आपको 30 दिन का टाइम दिया। बट अगर LLP का नाम चेंज करना है या LLP का एड्रेस चेंज करना है, फिर आपके पास 15 दिन है, फिर आपके पास 15 days है, बट इस केस में आपके पास कितने दिन है सर, 30 days। एंड
वेयर देयर इज एनी चेंज इन द नेम और एड्रेस ऑफ अ पार्टनर, पार्टनर का नाम पता वगैरह चेंज करवाना है, फाइल अ नोटिस विद इन द रजिस्ट्रार विद इन 30 days ऑफ सच चेंज। मतलब सर अगर एलएलपी के रिलेटेड कोई चेंज है तो 15 days, एंड अगर कोई पार्टनर के रिलेटेड चेंज है तो 30 days। इन सिंपल वर्ड्स, यस, अ नोटिस filed with the registrar under subsection 2 shall be in such form and accompanied by such fees, और फ्री में थोड़ी जाएंगे, वो तो देंगे ही देंगे, shall be signed by the designated partner of the LLP, authenticated in a manner as may be prescribed। usually authentication उनकी होती है DSC के थ्रू, digital signatures। if it relates to an incoming partner shall contain a statement by such partner that he consents to become a partner। अगर वो इनकमिंग पार्टनर है, अगर वो चेंज इनकमिंग पार्टनर का है, किसी को एडमिट कर रहे हो तो साथ में उसकी कंसेंट लगी होनी चाहिए, साइंड बाय हिम, ऑथेंटिकेटेड इन द मैनर एज में बी प्रेस्क्राइब्ड। यस, इफ द एलएलपी कॉन्ट्रावीन्स, अगर एलएलपी कॉन्ट्रावीन करती है द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2, द एलएलपी एंड एवरी डेजिग्नेटेड पार्टनर shall be punishable with fine which shall not be less than कितना 2000 but which may extend to rupees 25,000। if any partner contravenes the provision of subsection 1, such partner shall be punishable with fine which shall not be less than 2000 but which may extend to rupees 25,000। तो ये सारी की सारी पनिशमेंट्स नॉर्मल वे से हैं, तो आप ये इनको थोड़ी सी इंपॉर्टेंस प्रोवाइड करके चलना। समटाइम्स क्या है कि पनिशमेंट्स के रिलेटेड टू भी पॉइंट बन जाता है। एनी पर्सन हु सीजेस टू बी अ पार्टनर ऑफ एलएलपी में हिमसेल्फ फाइल विद द रजिस्ट्रार, जो पर्सन छोड़ के जा रहा है उसको भी कहा गया कि अगर आप फाइल करना चाहते हो तो नोटिस आप फाइल कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इफ ही हैज रीजनेबल कॉज टू बिलीव दैट एलएलपी मे नॉट फाइल द नोटिस विद द रजिस्ट्रार एंड इन केस ऑफ सच नोटिस filed by a partner the registrar shall obtain a confirmation to this effect। बट एक बात ध्यान रखना सर, वैसे तो एलएलपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप आरओसी को बताओ जो भी हमारे यहाँ पे क्या हुआ, चेंज हुआ, बट अगर किसी पार्टनर को लगता है कि मेरी जो एलएलपी है वो आरओसी को नहीं बताएगी तो ये पार्टनर खुद आरओसी के पास जाके वो सारे चेंजेस क्या करवाएगा, अपडेट करवाएगा, एंड आरओसी उल्टा किससे कंफर्मेशन लेगी, एलएलपी से कंफर्मेशन लेगी कि आपके पार्टनर की एप्लीकेशन आई थी, क्या ये बात सही है कि वो सीज कर चुका, क्या ये बात सही है कि वो जा चुका। यस, द रजिस्ट्रार शैल ऑब्टेन अ कंफर्मेशन टू दिस इफेक्ट फ्रॉम द एलएलपी अनलेस द एलएलपी हैज आल्सो फाइल्ड सच नोटिस। हाँ, या तो बात लगेगी, या तो सर एलएलपी आ जाए फिर तो बात ही खत्म है। क्लियर? अगर एलएलपी नहीं, उनका सीज करने वाला पार्टनर, छोड़ने वाला पार्टनर क्या कर रहा है, नोटिस फाइल कर रहा है विद द रजिस्ट्रार, तो रजिस्ट्रार की वहां पे ड्यूटी बनती है कि वो कंफर्मेशन ले इस बारे में एलएलपी से, क्या ये जो पार्टनर है सचमुच सीज करके जा रहा है, छोड़ के जा रहा है। हाउएवर वेयर नो कंफर्मेशन इज गिवन बाय द एलएलपी, सर एलएलपी ने विद इन 15 दिन कोई रिप्लाई नहीं किया, रजिस्ट्रार ने पूछने की कोशिश करी बट 15 दिन हो गए, कोई जवाब नहीं आया। द रजिस्ट्रार शैल रजिस्टर द नोटिस मेड बाय अ पर्सन सीजिंग टू बी पार्टनर अंडर दिस सेक्शन। मैं तो सर उसको क्या कर दूंगा, रजिस्टर्ड कर दूंगा, क्योंकि मैंने 15 दिन उनका क्या किया, वेट किया, बट आपकी ओर से कोई भी रिप्लाई नहीं आया। क्लियर कॉन्सेप्ट? तो ये टॉपिक आपका नॉर्मली था सर बिटवीन, दैट इज पार्टनर्स एंड देयर रिलेशंस, दैट इज सेक्शन 22 से लेके सेक्शन 22 से लेके 25 तक ये टॉपिक यहां कवर्ड हुआ। नेक्स्ट इज एक्सटेंट एंड लिमिटेशन ऑफ लायबिलिटी ऑफ एलएलपी एंड पार्टनर। लेट मी चेक फर्स्ट ऑफ ऑल, एक मिनट। फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स, कन्वर्शन, फॉरेन एलएलपी, वाइंडिंग अप, मिसलेनियस एंड डिफरेंसेस। ठीक है जी। लो, इस वाले सेशन में हम थोड़ा सा करते हैं बिकॉज मैक्सिमम एक लेक्चर इसके ऊपर और लगेगा और आपका एलएलपी एक्ट क्या हो जाएगा, कंप्लीट। क्लियर? सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सटेंट एंड लिमिटेशन ऑफ लायबिलिटी। क्लियर? एक्सटेंट एंड लिमिटेशन ऑफ लायबिलिटी। पार्टनर एज एजेंट, every partner of LLP is for the purpose of business of the LLP
द एजेंट ऑफ द LLP बट नॉट ऑफ अदर पार्टनर्स। सर ये लाइन तो आप पीछे पढ़ा चुके हैं, दैट इज नो म्यूचुअल एजेंसी, कि पार्टनर्स के बीच में कोई भी म्यूचुअल एजेंसी नहीं होगी। एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ LLP, और लायबिलिटी LLP की भी कितनी होगी? अ LLP इज नॉट बाउंड बाय एनीथिंग डन बाय पार्टनर इन डीलिंग विद अ पर्सन इफ। सर ये भी नहीं है कि कल को कोई भी कारा करके आगे जी पार्टनर्स और सारी की सारी लायबिलिटी किसकी बना दी? LLP की, मैं कोई लायबल नहीं हूं। अब उस केस में क्या कहा गया? द इफ पार्टनर इन फैक्ट हैज नो अथॉरिटी, अगर पार्टनर ऑथराइज नहीं था उस पर्टिकुलर एक्ट को करने के लिए, सर LLP बाउंड नहीं होगी। एंड द पर्सन नोज दैट ही हैज द नो अथॉरिटी और डज नॉट नो और बिलीव हिम टू बी अ पार्टनर ऑफ द LLP। पर्सन को, सामने वाले को नहीं पता था व्हाटएवर कि उसके पास अथॉरिटी नहीं है, या उसको कभी कोई ऐसा बिलीव हुआ ही नहीं कि वो पार्टनर ऑफ द LLP है। क्लियर? तो इन एनी केस अगर आपने जो एक्ट किया वो एक अनऑथोराइज्ड एक्ट था, एक अपने आप में अनऑथोराइज्ड एक्ट था, तो उस केस के लिए सर LLP भी बाउंड नहीं होगी, आप उसके लिए पर्सनली क्या होंगे? लायबल। इन सिंपल वर्ड्स, द LLP इज लायबल if a partner of LLP is liable to any person as a result of wrongful act or omission on his part in the course of business of the LLP or within its authority। इसको टिक कर लो सर। LLP कब लायबल होगी? फिर LLP लायबल होगी अगर वो एक्ट जो किया गया वो अपने आप में क्या था सर? ऑथराइज था, दैट मीन्स पार्टनर ऑथराइज था और विद इन इट्स स्कोप ऑफ अथॉरिटी था, विद इन इट्स स्कोप ऑफ अथॉरिटी था, तो वो पर्सन बेसिकली अपनी LLP को लायबल कर सकता है। दैट मीन्स उस केस में लायबिलिटी किसकी बनेगी? अपनी LLP की, नॉट पार्टनर की। बट फर्स्ट वाले केस में क्या लिखा गया कि LLP बाउंड नहीं होगी अगर पार्टनर ऑथराइज नहीं था उस काम को करने के लिए। क्लियर कॉन्सेप्ट? यस। नेक्स्ट इज एन ऑब्लिगेशन ऑफ द LLP वेदर arising in contract or otherwise shall be solely the obligation of the LLP। that means जो LLP के obligations हैं वो सर solely, purely किसके obligations हैं? LLP के ही obligations हैं। the liabilities of the LLP shall be met out of property of the LLP and not of partners। कि ये नहीं है कि पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी को लायबल किया जाएगा सर, LLP की ही प्रॉपर्टी लायबल होएगी अगर कोई LLP ने अपनी लायबिलिटी चुकानी है तो। द एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स, अ पार्टनर इज नॉट पर्सनली लायबल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर एन ऑब्लिगेशन रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 27 solely by reason of being of partner of the LLP। that means नो, जो अपन ऊपर रीड आउट किया, नो पर्सनल लायबिलिटी। क्लियर? दैट मींस ये वाला पॉइंट, जो ऑब्लिगेशंस LLP के हैं वो सारे के सारे LLP के ही होंगे, उनके पार्टनर्स के नहीं होंगे। द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 27 एंड सबसेक्शन 1 ऑफ दिस सेक्शन shall not affect the personal liability of partner for his own, उसके कारण, for his own wrongful act or omission, but a partner shall not be personally liable for the wrongful act। हाँ ठीक है, मैं किसी दूसरे पार्टनर के गलत काम करने से, लेट इट बी सर हम पार्टनर्स हैं A, B और C, हमारी ABC LLP है। क्लियर? ABC LLP है, हम जो 3 पार्टनर्स हैं सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं, अगर कोई लायबिलिटी LLP की है तो वो LLP की ही होगी, हम तीनों में से किसी की नहीं होगी। एंड फर्म की ही, मतलब LLP की ही प्रॉपर्टी यूज होगी LLP की लायबिलिटी को मेट करने के लिए। अगर मेरे कोई रॉन्गफुल एक्ट के कारण, मेरे कोई रॉन्गफुल ओमिशन के कारण कोई नुकसान होता है तो वो मैं पर्सनली क्या करूंगा सर? बियर करूंगा। हाँ, बट कोई दूसरे पार्टनर के एक्ट करने से मेरे ऊपर कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं आ सकता, ये चीज गलत है। तो लास्ट वर्ड कहा गया, but a partner shall not be personally liable for the wrongful act or omission of any other partner of the LLP because here applies no mutual agency। क्योंकि सर
मैं अपने एक्ट से दूसरे पार्टनर्स को और कोई दूसरे पार्टनर अपने एक्ट से मेरे को लायबल नहीं कर सकते, मेरे को बाइंड नहीं कर सकते। क्लियर? सो नेक्स्ट टॉपिक इज सेक्शन 29 होल्डिंग आउट। एक बार यहां तक स्क्रीन आउट करो अच्छे से, पहले यहां तक 2 मिनट लगा के प्रॉपर वे से देखो कौन कौन से टॉपिक हमने कवर किए। तब तक मैं एक सेटिंग्स ही कर दूं इसकी। Yes, do it fast. होल्डिंग आउट, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, विसल ब्लोइंग। मैं आपको जस्ट यहाँ तक कंप्लीट करवा रहा हूँ, आज विसल ब्लोइंग तक कंप्लीट करेंगे एंड इसके बाद वाला जो सेशन है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करवा दूंगा। यस, स्टार्ट प्लीज। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज होल्डिंग आउट, सेक्शन 29। यस, एनी पर्सन हु बाय वर्ड्स स्पोकन और रिटन और बाय हिज कंडक्ट, क्लियर, दैट मीन्स किसी भी वे से, चाहे वो पर्सन स्पोकन, रिटन और बाय कंडक्ट रिप्रेजेंट करता है अपने आप को और नोइंगली परमिट करता है अपने आप को टू बी रिप्रेजेंटेड एज अ पार्टनर इन ए एलएलपी। दैट मीन्स जबकि सर आप अपनी उस एलएलपी के पार्टनर नहीं हो बट तुम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो खुद, या नोइंगली परमिट कर रहे हो अपने आप को एज अ पार्टनर कहलाने से। क्लियर? जबकि पार्टनर कौन थे? ए बी सी। क्लियर? अब वहां पे कोई पर्सन डी खड़ा था, डी जबकि एलएलपी का पार्टनर नहीं है बट सी ने किसी के सामने डी को रिप्रेजेंट किया कि सर वो हमारा पार्टनर है जी। जबकि यहाँ के डी की ड्यूटी बनती थी कि आप इस बात से डिनाई करो, आप इस बात से मना करो कि नहीं सर मैं तो इसका पार्टनर थोड़ी हूं, पार्टनर तो सिर्फ ए बी और सी हैं। बट आप ऐसा नहीं करते, नोइंगली परमिट करते हो अपने आप को टू बी रिप्रेजेंटेड टू बी पार्टनर इन अ एलएलपी, इज लायबल टू एनी पर्सन। तो सर आप क्या होगे? लायबल होगे टू एनी पर्सन हु हैज ऑन फेथ, क्या फेथ? ऑफ एनी सच रिप्रेजेंटेशन गिवन क्रेडिट टू द एलएलपी, और किसी पर्सन ने, लेट इट बी दैट इज मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स ने इस बात को सच मानते हुए कि डी वहां पे क्या है? पार्टनर है। इन्होंने अपनी इस एबीसी एलएलपी को क्या कर दिया सर? क्रेडिट प्रोवाइड कर दिया। एबीसी एलएलपी को क्रेडिट प्रोवाइड कर दिया। क्लियर? सिर्फ किस बिलीफ पे? कि मिस्टर डी वहां पे क्या है? पार्टनर। तो अगर ये रिप्रेजेंटेशन को, फेथ को सच मानते हुए किसी थर्ड पर्सन ने आपको, फर्म को, एलएलपी को क्या दे दिया? क्रेडिट दे दिया, whether the person representing himself or represented to be a partner does or does not know that the representation has reached the person so giving। अब इसको इस बात का पता था या नहीं था, बट मिस्टर डी विल बी लायबल बिकॉज क्यों? ये पार्टनर वहां पे बना, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, क्योंकि इसने खुद को रिप्रेजेंट किया या नोइंगली परमिट किया टू बी पार्टनर ऑफ दैट फर्म। हाउएवर, वेयर एनी क्रेडिट इज रिसीव्ड बाय द एलएलपी एज अ रिजल्ट ऑफ सच रिप्रेजेंटेशन, मतलब ऐसी कोई रिप्रेजेंटेशन करके, जो हमने ऊपर एक्सप्लेन की एग्जांपल, ऐसी कोई रिप्रेजेंटेशन करके आपने जो क्रेडिट क्या किया? रिसीव किया,
the LLP shall, without prejudice to the liability of the person so representing himself or represented to be a partner, be liable to the extent of credit received by it or any financial benefit derived thereof। क्योंकि सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो लाइबिलिटी किसकी बनती है, उस LLP की बनती है ना, क्योंकि ये जो पैसा था, ये जो क्रेडिट था, ये रिसीव किसने किया, LLP ने किया। तो जितना एक्सटेंट ऑफ क्रेडिट इन्होंने रिसीव किया या कोई भी फाइनेंशियल बेनिफिट जो डिराइव किया, उसके लिए आपकी LLP क्या होगी सर, लायबल होगी। क्लियर कॉन्सेप्ट? यस। वेयर आफ्टर अ पार्टनर्स डेथ, पार्टनर की डेथ होने के बाद the business is continued in the same LLP name, the continued use of that name or of the deceased partner's name as a part thereof shall not of itself make his legal representative or his estate liable for any act of the LLP done after his death। क्यों? नॉर्मली उन केसेस में नॉर्मली हम वर्ड क्या बोलते हैं कि अगर इवन दो क्या हो चुकी, पार्टनर की डेथ हो चुकी, बट सर इतनी सी बात से आप ये नहीं कहोगे कि जी अब आज भी उसका नाम तो वहां पे है, दैट मीन्स फर्म में आज भी उसका नाम यूज हो रहा है, तो ये केसेस अलाउड नहीं है। तो वहां पे स्पेसिफिक एक्सक्लूजन डाल दिया कि डेथ के केस में हाँ जो एक्ट आफ्टर हिज डेथ होंगे वो क्लियर, वो लाइबिलिटीज वो अमाउंट के लिए वो लाइबल नहीं होंगे जो आफ्टर हिज डेथ हैं, एंड किनके लिए लाइबल होंगे, जो अप टू हिज डेथ तक जो उन्होंने किए हुए एक्ट हैं उनके लिए तो वो आज भी क्या रहेंगे, लाइबल रहेंगे। यस। अनलिमिटेड लाइबिलिटी इन केस ऑफ फ्रॉड, इन केस ऑफ फ्रॉड इन द इवेंट ऑफ एक्ट कैरिड आउट बाय LLP और एनी ऑफ इट्स पार्टनर्स, मैंने या मेरी कोई LLP ने, with intent to defraud creditors of the LLP or any other person or for any fraudulent purpose के लिए, the liability of the LLP and partners who acted with intent, जिन्होंने ऐसा एक्ट किया, LLP और पार्टनर्स ने जिन्होंने एक्ट किया with the intent to defraud creditors or for any fraudulent purpose shall be unlimited हो जाएगी for all or any of the debts or other liabilities of the LLP। that means fraud के केस में आपका बेनिफिट क्या, लिमिटेड लाइबिलिटी वाला किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा सर, अनलिमिटेड लाइबिलिटी के अंदर, अनलिमिटेड लाइबिलिटी के अंदर। However, in case any such act is carried out by partner, the LLP is liable to the same extent as the partner unless it is established that the LLP it is established by the LLP that such act was without the knowledge or authority। हाँ, बट यहाँ पे ये भी याद रखना, अगर पार्टनर ने वो एक्ट किया विद इन इट्स अथॉरिटी, विद इन इट्स अथॉरिटी, दैट इज स्कोप, दैट इज सर ऑथराइज था मैंने कोई गलत काम नहीं किया, फिर तो कौन लायबल होएगा, LLP विल बी लायबल। क्लियर? अदरवाइज क्लियर, LLP और पार्टनर जिसने भी फ्रॉड किया, क्लियर, अदरवाइज LLP और पार्टनर जिसने भी वो इंटेंशन करी, जिसकी भी वो फ्रॉड की इंटेंशन थी सर वो चीज। बट अगर मैंने वो जो एक्ट किया वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में किया, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में किया, दैट मीन्स मैं उस काम के लिए ऑथोराइज था एंड विद इन माई अथॉरिटी मैंने वो एक्ट किया, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर कोई केस वहां पे गलत नहीं होगा सर, उस केस में हमारी LLP ही लायबल होगी। तो इस लाइन को थोड़ा सा अच्छे से रीड आउट करना क्योंकि ये पीछे वाले सेक्शन के साथ मेडअप करी गई है। And yes, where any business is carried on with such intent or for such purpose as mentioned in subsection 1, every person who was knowingly a party to carrying on the business in the manner aforesaid shall be punishable with imprisonment 2 साल तक सजा, एंड वर्ड, हर जगह वर्ड एंड लिखा हुआ है, 50,000 से लेके 5 लाख तक का फाइन। मतलब नॉर्मल सी बात है सर, आप फ्रॉड कर रहे हो तो नेचुरली पनिशमेंट तो लगेगी ना आपके ऊपर, पनिशमेंट के बिना आपको कैसे छोड़ देंगे वो। क्लियर? एंड वेयर LLP और एनी पार्टनर और डेजिग्नेटेड पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ सच LLP हैज कंडक्टेड द अफेयर्स, एंड अगर आपको लगे कि मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूं तो काइंडली मुझे फीडबैक प्रोवाइड करना, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं थोड़ा सा आपको स्लो करवा दिया करूंगा। बट सर जिस हिसाब से हमारी प्रोविजंस हैं, जिस हिसाब से हमने ये वर्डिंग पढ़ी हुई है, मुझे नहीं लगता कि शायद भी इसको जितना स्लो पढ़ेंगे उतना वो ज्यादा कंफ्यूजिंग होगा, बेटर है इसको नॉर्मल लैंग्वेज की तरह ही हम ट्रीट करें।
Yes, where a LLP or any partner, designated partner, employee of such LLP has conducted the affairs of the LLP in a fraudulent manner, then without prejudice to any criminal proceeding which may arise under any law for the time being in force, the LLP and any such partner or designated partner of the employee shall be liable to pay compensation to any person who has suffered any loss or damage by reason of such conduct. पनिशमेंट तो लगेगी प्लस साथ में वो क्या दिलवाएंगे आपको, कंपनसेशन भी दिलवाएंगे। अब इतना पैराग्राफ पढ़ने की बजाय सिर्फ मुझे ये पता होना चाहिए कि इस पूरे पैराग्राफ में क्या लिखी हुई है कि जो भी नुकसान इस फ्रॉडलेंट एक्ट के कारण हुआ होगा विदाउट प्रेजुडिस। अच्छा, इसको मत कहना कि विदाउट प्रेजुडिस का मतलब जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग तुम्हारे ऊपर चलेंगी वो तो चलेंगी, ये अलग से एडिशनल कंपनसेशन आपके ऊपर लगाई गई। क्लियर? ये मत सोचना कि आपका छुटकारा हो जाएगा कि आप कंपनसेशन पे आउट कर दोगे। सर, क्रिमिनल प्रोसीडिंग तो आपके ऊपर चलनी है, वो तो छोड़ो परे, ये अलग से है। However, such LLP shall not be liable if any such partner or designated partner or employee has acted fraudulently without the knowledge of the LLP. क्लियर? उन्होंने मतलब विदाउट द नॉलेज ऑफ LLP वहां पे अगर ये एक्ट किया, सर LLP फिर उस काम में लायबल नहीं होगी। एंड द लास्ट इज विसल ब्लोइंग सेक्शन 31। द कोर्ट और ट्रिब्यूनल मे रिड्यूस और वेव, मर्जी उनकी, मे रिड्यूस और वेव एनी पेनल्टी leviable against any partner or employee of a LLP if it is satisfied that such partner, उस पार्टनर ने या एम्प्लॉय ने हमारी मदद करी थी इन यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में जब हम वहां पे इन्वेस्टिगेशन करने गए थे। क्लियर? या फिर व्हेन एनी इंफॉर्मेशन गिवन बाय एनी पार्टनर और एम्प्लॉय, क्लियर, वेदर और नॉट ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन लीड्स टू LLP और एनी पार्टनर और एम्प्लॉय बीइंग कन्विक्टेड, मतलब उस इंफॉर्मेशन के थ्रू हमें वो कन्विक्शन करने में क्या हुई, हेल्पफुल हुई। मतलब LLP को, सर LLP के अगेंस्ट वो प्रोसीडिंग्स करने के लिए वो इंफॉर्मेशन हमारे लिए क्या हुई, हेल्पफुल साबित हुई। क्लियर? और एनी अदर एक्ट, तो उस केस में हम उस पर्सन की, उस पार्टनर की या उस इंप्लॉय की जो भी पेनल्टी वगैरह होगी, सर उस पेनल्टी को हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं और मे बी वेव ऑफ कर दें। क्यों? इस पार्टनर ने, इस इंप्लॉय ने सर गवर्नमेंट की क्या करी, हेल्प करी, कोर्ट या ट्रिब्यूनल की क्या करी, हेल्प करी। Clear? During the investigation or not. No partner or employee of an LLP may be discharged, demoted, suspended, threatened, harassed, in any other manner discriminated against the terms and condition of his LLP or employment merely because, सिर्फ किस कारण कि आपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी और causing information to be provided। क्योंकि ऐसा होता है ना कि अगर आप, सिंपल सी बात है, वो बात आ गई कि घर का बेदी लंका ढाई, कि नॉर्मल सी बात है सर, आप हमारे ही LLP का पार्ट होके हमारी ही इंफॉर्मेशन कोर्ट या ट्रिब्यूनल को प्रोवाइड कर रहे हो और हमारे ही अगेंस्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट कर रहे हो, तो कल से आपको हमारे काम पे आने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा। लॉ ने पहले ही प्रोटेक्शन, एक्चुअली ये प्रोविजन को हम नाम दे सकते हैं प्रोटेक्शन गिवन टू द विसल ब्लोअर, प्रोटेक्शन गिवन टू द विसल ब्लोअर कौन होते हैं सर? ये जो बेसिकली काइंड ऑफ हम वर्ड बोलते हैं ना, चुगली करने वाले, कि जिन्होंने हमारी बात ऊपर बता दी, सर बेसिकली उनको सबसे पहले प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। क्योंकि अगर इनका नाम ओपनली डिस्क्लोज हो गया कि हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली, तो कल को इनके साथ बैड बिहेवियर होगा, मे बी इनको डिस्चार्ज कर दिया जाए, डिमोट कर दिया जाए, सस्पेंड कर दिया जाए। तो लॉ ने यही चीज वहां पे कही कि कोई भी पार्टनर या एम्प्लॉय डिमोट, डिस्चार्ज, सस्पेंड, थ्रेटन्ड, हरास्ड कुछ नहीं होगा। सिर्फ किस बात के लिए कि उन्होंने कोर्ट या ट्रिब्यूनल को इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे क्या दी थी, इंफॉर्मेशन दी थी। क्लियर कॉन्सेप्ट? सो विसल ब्लोइंग का मतलब क्या होता है? जब नॉर्मल आपके अगेंस्ट कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है या आपके अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, वहां पे कोई आप ही का पर्सन आपके अगेंस्ट कोई विटनेस प्रोवाइड कर गया, आप ही के अगेंस्ट कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर गया, जिसके कारण कोर्ट और ट्रिब्यूनल क्या रही, सक्सेसफुल रही आपके अगेंस्ट वो प्रोसीडिंग करने के लिए। क्लियर कॉन्सेप्ट? सो इन टुडेज लेक्चर हम सिर्फ यहां तक करते हैं एंड नेक्स्ट लास्ट लेक्चर में आपको फाइनेंशियल डिस्क्लोजर एंड सिंपल से जो टॉपिक्स हैं ये कंप्लीट करवा दूंगा। वैसे तो हमारा कंटेंट में भी पेज नंबर 18 तक ही होगा, काइंड ऑफ, यस वही 18-19 तक,
तो लास्ट 5-6 पेजेस जो पेंडिंग है ये आपको लास्ट लेक्चर में क्या करूंगा, प्रोवाइड करूंगा। एंड तब तक के लिए थैंक्स।